ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कह सकते हैं कि परफेक्ट टॉपिक है, लैटिस एनर्जी। मैंने आपको बाकी की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कवर अप करा दी हैं और अब जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लैटिस एनर्जी। क्या आप में से कोई बच्चा जानता है कि लैटिस एनर्जी क्या होती है और क्यों हम ये लैटिस एनर्जी पढ़ें? क्यों हम इस बात पे डिस्कशन करें कि आखिर एक कोई लैटिस एनर्जी तरह की कोई एनर्जी होती है? क्या इस बारे में कोई कहना चाहोगे आप में से कोई? सर लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिलीज होती है जब एक हम सॉलिड को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट आयनिक सॉलिड को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैटायंस या एनायंस में ब्रेक करते हैं। उल्टा नहीं बोल रही है? किसी चीज को अगर ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी देनी पड़ेगी? कोई चीज है उसको तुम तोड़ोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? और अगर कोई चीज बनेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। इमेजिन करो। यस सर, एनर्जी देनी पड़ेगी। है ना? तो लैटिस एनर्जी जो होती है, अगर तुम किसी आयनिक सॉलिड लैटिस को तोड़ते हो तो एनर्जी देनी पड़ती है, और अगर कोई सॉलिड आयनिक लैटिस बनेगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। कल हम लोग डिस्कशन कुछ कर रहे थे, उससे रिलेटेड आज एक टॉपिक पढ़ाना चाहूंगा, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। हमने आपको टॉपिक पढ़ाते वक्त एक चीज डिस्कस करी थी कि क्यों ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन जो है उसकी सेकंड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी वो पॉजिटिव थी, उसके बावजूद भी हमने ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव लाना था। आपने कहा था ऑक्टेट। उसी तरह से नाइट्रोजन 3 माइनस का छोड़ो, नाइट्रोजन -1 बनना भी अनफेवरेबल था, फिर भी हमने नाइट्रोजन 3 माइनस तक बनाया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने आपको उस समय बताया था दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो मैं आज आपको पहले वो समझाता हूं, फिर इस लैटिस एनर्जी की जो नीड है या रिक्वायरमेंट है वो अपन समझ जाएंगे। ठीक है, चलो जरा बोर्ड पर ध्यान से देखें। तो हम लोग यहां पर जो हेडिंग पढ़ते हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। हमें आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन पढ़ना है। एग्जाम्पल हमने यहां पर लिया, एग्जाम्पल नंबर 1, दैट इज Na सॉलिड मेरे पास था, Cl2 गैस के साथ रिएक्शन हुई और NaCl सॉलिड बना लिया। लेट से हाफ Cl2 डालेंगे तो रिएक्शन बैलेंस होगी। इस समय जो डेल्टा एच नेट, मतलब ओवरऑल जो भी एनर्जी चेंजेस होंगे इसको इसके साथ रिएक्शन करके ये बनने के लिए, उसको हमने डेल्टा एच नेट का नाम दे दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, एक्सप्लेनेशन है। ऐसा हुआ होगा, सबसे पहले सोडियम सॉलिड कन्वर्ट हो गया होगा सोडियम गैस में, और सोडियम गैस कन्वर्ट हो गया होगा सोडियम पॉजिटिव गैस में। बिल्कुल उसी तरह से Cl2 जो गैस है उसने Cl बॉन्ड तोड़ के Cl गैस बना लिया होगा। लेट से आधा मोल हम लेंगे तो 1 मोल Cl बन जाएगा, और 1 मोल Cl से हमने Cl नेगेटिव गैस बना लिया। अब ये क्या है? यहां पर कैटायन और एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और दोनों ने मिलके NaCl सॉलिड बना लिया। दिस इज द वे NaCl सॉलिड बनता होगा। अब कौन कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है वो चेक करते हैं। क्या सॉलिड से गैस बनाने में जो एनर्जी चेंज होता है उसको सब्लिमेशन कहते हैं, डेल्टा एच सब्लिमेशन। एनर्जी चेंज को क्या कहेंगे? डेल्टा एच सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना दो। वैसे तो लिक्विड से गैस बनाते जाओ तो आप 2 बार लिख लो। पहले पिघलाने के लिए लिखेंगे डेल्टा एच फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस लिखेंगे डेल्टा एच वेपराइजेशन। दोनों को मिलाकर हमने क्या बोल दिया? डेल्टा एच सब्लिमेशन। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे हम सॉलिड को गैस बना रहे हैं, एनर्जी देनी पड़ी। फिर सॉलिड गैस से सॉलिड, क्या बताओ गुरशब, इस एनर्जी को क्या कहते हैं? Na गैस से Na पॉजिटिव गैस बना रहे हैं, इस एनर्जी को क्या नाम से हम जानते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमने यहां पर बात करी आयनाइजेशन एनर्जी। इस जगह हमने Cl और Cl का बॉन्ड तोड़ दिया। क्या बेटा? Cl का बॉन्ड तोड़ दिया तो इसको कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या कहेंगे इसको अपन? बॉन्ड
डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। आगे चलते हैं, यहां पर Cl गैस से Cl नेगेटिव बना रहा है, बताओ गुरशब्द इस समय इस एनर्जी का क्या नाम होता है? ये बोलेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच Eg बोलेंगे? क्या हाँ हाँ बोल तो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब अपन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी प्रॉपर एनर्जी लिखो ना, ताकि साइन भी लिखेंगे अपन। एफिनिटी तो टेंडेंसी की बात करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी की बात करता है, तो एनर्जी लिखने में क्या दिक्कत है? अब सोडियम सॉलिड सोडियम और Cl नेगेटिव जब एक दूसरे को देखेंगे तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है अट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर जब ये सॉलिड बनाएंगे इसको कहते हैं सॉलिड आयोनिक लैटिस। सॉलिड आयोनिक लैटिस, ये सॉलिड आयोनिक लैटिस जो बनेगा इस समय एनर्जी रिलीज होगी, उसका नाम होगा लैटिस एनर्जी। क्या नाम होगा? लैटिस एनर्जी। अब देखा जाए तो ओवरऑल जो भी एनर्जीज यहां पर होंगी ये हमने टुकड़ों में लिखी, लेकिन उनको एज अ टोटल डेल्टा एच नेट बोलते हैं। तो हमने यहां पर लिखा डेल्टा एच नेट जो वैल्यू है वो किस किस के बराबर होगी? डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड बाय 2 क्यों करा? क्योंकि डेफिनेशन होती है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड। ये सारी डेफिनेशन जितनी भी एनर्जी की हैं ये पर मोल डिसाइड होती हैं, पर मोल डिफाइन होती हैं। तो मैंने आपको कहा कि Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू मान लो 100 है, यानी कि 100 एनर्जी से 1 मोल Cl2 टूटेगा, तो हमने तो यहाँ आधा मोल ही Cl2 तोड़ा, तो हमें 100 नहीं 50 ही लिखनी चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 लिख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर आधा मोल Cl2 को ही तोड़ा है, क्योंकि एक Cl बनाना था। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज बची, दैट इज डेल्टा एच Eg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हमने वो लिख दिया। उसके बाद हमारे पास एक और एनर्जी आई, दैट इज लैटिस एनर्जी। अब अगर अपन ध्यान से यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश करें तो ये जितनी भी एनर्जीज हमने यहाँ पर लिखी है इनमें से देखते हैं कि कौन सी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है और कौन सी एनर्जी रिलीज होती है। गुरशब्द जल्दी से मुझे बताओ, सब्लिमेशन एनर्जी हमें देनी होगी एनर्जी या फिर ये एनर्जी रिलीज होगी? बताइए बेटा। कैसे रिलीज होगी बेटा? तो अपने घर पे अगर कढ़ाई के अंदर चीनी को डाल के शक्कर को डालता है और गैस चलाता है उसको पिघलाने के लिए, तो एनर्जी दे रहा है या एनर्जी रिलीज कर रहा है? हाँ, एनर्जी दे रहा है। तो मैं आपको कह रहा हूं सॉलिड से गैस बना रहे हो तो तुम एनर्जी दे रहे हो कि एनर्जी रिलीज हो रही है? तो तुम तो अभी बोल रहे हो रिलीज हो रही है। ये तो कॉमन सेंस है यार, ये कॉमन सेंस मुझे सिखानी अगर पड़ रही है तो ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। ये एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ रही है, पॉजिटिव लिखेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, देनी पड़ रही है कि रिलीज हो रही है? अरे क्या भाई पढ़ता लिखता नहीं है क्या बिल्कुल भी? आयनाइजेशन एनर्जी किसी चीज को आयनाइज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देता है या रिलीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी? ये एक एटम है, इस एटम में ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या एनर्जी देगा या रिलीज होगी? तो तुम क्या ढक्कन वक्कन हो गया, समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात? मैं तुम्हें कह रहा हूं क्लियर तो करो उस बात को। क्या बोला मैंने, समझो तो सही। तुमको आयनाइजेशन एनर्जी टॉपिक पढ़ा दिया मैंने या नहीं पढ़ाया? अरे आयनाइजेशन एनर्जी रिलीज एनर्जी की एनर्जी देनी पड़ती है, मुझे ये बता। तो तुम तो बोलो रिलीज होती है। चलो बताओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिलीज होती है कि देनी पड़ती है?
देनी पड़ती है। कैसे पता लगा देनी पड़ती है? एनर्जी देंगे तो बॉन्ड टूटेगा सर। वेरी गुड। तो यहां पर ये चीज क्या होती है? एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी रिलीज होगी कि एनर्जी देनी पड़ेगी? रिलीज होगी सर, रिलीज होगी। रिलीज होगी। क्यों रिलीज होगी? इसी तरह का अंदर है कि अगर जैसे नेटवर्क से ज्यादा इसका एनर्जी ज्यादा होगा तो वो फिर रिलीज एनर्जी रिलीज करेगा वो। अगर इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी होगी, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास आता है, फिजिक्स में सीखा है। तो क्या यहां एनर्जी रिलीज होगी? नेगेटिव साइन एनर्जी रिलीज को बताता है, पॉजिटिव साइन एनर्जी देने को बताता है। ठीक है, बताओ कोई भी प्रोसेस नेचर में कब होगा? अब क्या एनर्जी रिलीज होना अच्छी बात है या एनर्जी देना अच्छी बात है? एनर्जी रिलीज होना। ये पेन है, ये पेन ऐसे नहीं रहता अपने आप नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये हायर एनर्जी पे, ये लोअर एनर्जी में जाना चाहता है। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। दुनिया में जितनी कम एनर्जी होती है उतनी चीज स्टेबल मानी जाती है। लोअर एनर्जीज आर रिलेटिवली स्टेबल। तो एनर्जी कम से कम होनी चाहिए, एनर्जी रिलीज हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर मैं बोलूं तो ये जो तीनों हैं, ये क्या अनफेवरेबल फैक्टर्स हैं? और ये जो दोनों हैं, क्या ये फेवरेबल फैक्टर्स हैं? अब अगर आप देखिए तो NaCl के फॉर्मेशन के लिए, NaCl के फॉर्मेशन के लिए एक कंपनी हमने बनाई, एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें ये सारे खर्चे होते जा रहे हैं, ये सारे के सारे खर्चे हो रहे हैं और कुछ फायदा हुआ। बताओ कि वो कंपनी चलेगी कब? जब होने वाले फायदे यानी कि फेवरेबल फैक्टर्स और अनफेवरेबल फैक्टर्स में से कौन ज्यादा होगा? फेवरेबल फैक्टर्स। तो दिस लैटिस एनर्जी, ये जो लैटिस एनर्जी होती है, ये इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि ये इन सारे अनफेवरेबल फैक्टर से ज्यादा होती है। और इसके ज्यादा होने के कारण ये सारे अनफेवरेबल फैक्टर कम और ये ज्यादा। अगर ये ज्यादा है तो ओवरऑल डेल्टा एच क्या हो जाएगा? मस्ट बी नेगेटिव। वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव हो जाएगा मतलब एनर्जी रिलीज हो जाएगी और NaCl नेचर में बन जाएगा। तो NaCl के फॉर्मेशन के लिए क्या ये लैटिस एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये बताया कि आपने अभी देखा कि आयोनाइजेशन कर लिया तो आपको तो लगा सर ये तो अनस्टेबल हो रहा है, क्योंकि आपने एनर्जी दे दी और आपको दिमाग में ऑक्टेट था। बताओ मैंने अभी कहीं पर भी ऑक्टेट की बात करी? नहीं। उसके बावजूद भी हमने NaCl फॉर्मेशन सिखाया, बिकॉज ऑक्टेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कि अनफेवरेबल फेवरेबल में से फेवरेबल ज्यादा होना चाहिए। अब किसी बच्चे ने एक दिन मुझसे पूछा कि सर क्या मैं Na+ से Na2+ बना दूं? तो का बना दे। तो सर मैं इसके लिए यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी और दे दूंगा। हाँ दे दूंगा। कितनी और दे दूंगा? बहुत सारी और दे दूंगा। ये खर्चा नंबर 1 था। ये खर्चा नंबर 2 मैंने किया। इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया, इतनी एनर्जी दे दी कि लैटिस एनर्जी इसको कंपनसेट नहीं कर पाई और इसीलिए सोडियम +1 में गाड़ी को रोक देता है, सोडियम +2 नहीं बनता। सोडियम +2 क्यों नहीं बनता? इस बात का जवाब कैसे देंगे कि सोडियम +2 बनाने में रिक्वायर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है कि लैटिस एनर्जी कंपनसेट नहीं कर पाती। अल्टीमेटली डेल्टा एच नेट पॉजिटिव रहता है और इसीलिए नेचर में सोडियम +2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir. क्या यहां तक जो मैंने आपको समझाया कि सारी बात समझ में आ गई कि सोडियम +2 क्यों नहीं बनेगा? क्या हो जाता है? क्या यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं होगी? Yes, sir. Clear. ठीक है, एक और इसका बहुत ही तगड़ा एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज दैट विल गिव्स यू सम कह सकते हैं ना थ्रिलिंग फील। कैसे? जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ MgO। फॉर्मेशन ऑफ MgO। ये MgO सॉलिड का फॉर्मेशन अपने आप में बहुत ही गजब फीलिंग देने वाला है। आइए जरा सीखते हैं इस फॉर्मेशन ऑफ MgO को।
देखिए बोर्ड पे सभी बच्चे ध्यान से, मैंने यहां पर ले लिया Mg सॉलिड प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस से हमने बनाया MgO सॉलिड। इस समय जो डेल्टा H नेट चेंज होगा वो हमने यहां लिख लिया डेल्टा H नेट, वो अभी अपन देखेंगे क्या क्या आया, जरा देखते जाते हैं। बताओ वरदायनी क्या क्या लिखता जाऊं यहां पर, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करूं, क्या मैग्नीशियम सॉलिड से स्टार्ट करूं, क्या बनाऊं सबसे पहले? Yes, magnesium solid से Mg+2। ओ मैग्नीशियम गैस बनाएंगे, Yes, पहले magnesium क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी गैस आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए डिफाइंड होती है। फिर आगे चलो, आगे क्या बनाओ, मैग्नीशियम +1 गैसियस, फिर क्या बनाओ, मैग्नीशियम 2 प्लस गैसियस। इधर आते हैं ऑक्सीजन पे, O2 आधा मोल ले लो, ये गैस फॉर्म में ही है, से क्या बनाओ, O गैस। आगे बोलो क्या बनाओ, O-1 गैस, फिर क्या बनाऊं, O पर 2 नेगेटिव गैस, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं और क्या बनाते हैं, MgO सॉलिड। ये क्लियर है? चलो वरदायनी एनर्जीज के नाम बताते जाओ, यहां क्या लिखूं, sublimation energy। डेल्टा H सब्लिमेशन, डेल्टा H सब्लिमेशन, यहां क्या लिखूं, First ionization energy। आयोनाइजेशन एनर्जी 1, यहां क्या लिखूं, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, अरे हाँ या ना, यहां क्या लिखूं, Bond dissociation energy। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यहां क्या लिखूं, Electron gain enthalpy 1। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, यहां क्या लिखूं, Electron gain enthalpy 2। और यहां क्या लिखूं, Lattice energy। लैटिस एनर्जी। तो आखिर अब इन सभी चीजों का डेल्टा H नेट लिखते हैं, डेल्टा H नेट इज इक्वल टू, इन सबका एडिशन कर देते हैं, डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 प्लस लैटिस एनर्जी। क्या ये जितनी भी येलो कलर से लिखी थी वो सबको मैंने यहां लिख लिया, हाँ या ना? Yes। चलिए क्या नाम है तुम्हारा, गुरशब, जल्दी से मुझे बताओ कौन एनर्जी पॉजिटिव कौन नेगेटिव। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब जो एनर्जी देगा, हमको एनर्जी देनी पड़ रही है ना, और नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज करने की बात कर रहे हैं। चलो बताओ यहां पर कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ये सब्लिमेशन पॉजिटिव है, वेरी गुड। आयनाइजेशन एनर्जी 1 पॉजिटिव, ये हमने लिखा पॉजिटिव, और आयनाइजेशन एनर्जी 2 ये पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों एनर्जी है, ज्यादा बड़ी पॉजिटिव कौन सी है, ज्यादा एनर्जी खर्चा कहां करनी पड़ेगी, IE2 जो होगा उसमें पहले से ज्यादा खर्चा होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, वेरी गुड। आगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 ऑफ ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन गेन एंथैल्पी 2 ऑफ ऑक्सीजन पॉजिटिव। क्या ये जो पॉजिटिव है क्या पहले वाले नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव है, आगे नहीं, क्योंकि ये एनर्जी अगर 100 रिलीज हो रही है और ये एनर्जी हमें 150 देनी पड़ेगी, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि पहले जो अट्रैक्शन होता है वो न्यूक्लियर न्यूट्रल अट्रैक्शन होता है, न्यूट्रल मतलब प्रोटॉन और ऐसे कह सकते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन है। लेकिन सेकंड नंबर पे जब रिपल्शन होने लगता है तो वो ऑक्सीजन नेगेटिव और आते हुए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के स्पीशीज के बीच में रिपल्शन होने लगता है। तो ये जो नेगेटिव टर्म है और ये जो पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म बहुत बड़ी होती है। आगे बताओ लैटिस एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखो, क्या तुम्हें एक बहुत ही थ्रिलिंग फीलिंग आएगी कि ऑल आर अनफेवरेबल फैक्टर्स, ओनली लैटिस एनर्जी इज फेवरेबल। अब तुम इमेजिन कर सकते हो कि लैटिस एनर्जी कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। MgO का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें इनफैक्ट O से O-2 बनना, O-2 बनना, इनफैक्ट ये भी अनफेवरेबल है, नेगेटिव पॉजिटिव बट मोर पॉजिटिव, सो O से 2 नेगेटिव बनना इज अनफेवरेबल। बट स्टिल दुनिया में हमेशा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है,
क्योंकि लैटिस एनर्जी, अच्छा ये भी एग्जिस्ट करता है, वर्ड में क्या बोल रहा हूं, एग्जिस्ट करता है, यानी कि कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। क्यों? लैटिस एनर्जी इज द कंपनसेटिंग एनर्जी व्हिच कैन कंपनसेट ऑल दीज एनर्जीज। और आप देख सकते हो कि लैटिस का फॉर्मेशन हो गया। क्या बताइए, मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir, are you? बोलो, क्या क्लियर हो गई मेरी बात? Yes, sir. चलें आगे। तो हम दो एग्जाम्पल्स पढ़े यहां पर, और इन एग्जाम्पल में हमने कहा कि किसी भी फॉर्मेशन को हमने लैटिस एनर्जी जस्टिफाई करा कि लैटिस एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी जो कि किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन को जस्टिफाई करती है कि क्यों कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सेवरल अनफेवरेबल फैक्टर्स, फिर भी उस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस लैटिस एनर्जी। तो इस लैटिस एनर्जी को पढ़ना बहुत जरूरी है। लैटिस एनर्जी क्या होती है वो बोर्ड पर आपके सामने है। जब कोई गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो mx सॉलिड, जो सॉलिड लैटिस बनता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन लैटिस एनर्जी कहते हैं। बट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लैटिस? ये जो लैटिस है इसके बारे में आपको क्या लगता है कि लैटिस क्या है? जरा बोर्ड पर देखना। इट इज नॉट जस्ट द अट्रैक्शन बिटवीन अ कैटायन एंड अ एनायन। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के पास आएगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एनर्जी रिलीज होगी थोड़ी, बट दैट थोड़ी एनर्जी इज नॉट लैटिस एनर्जी. Lattice energy is a huge amount of energy which actually released due to the formation of such structure, something like this. ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है मैं खुद ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। एक लैटिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक लैटिस होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही नहीं होता है कि Na+ और Cl- एक दूसरे के पास आ गए और ये सॉलिड लैटिस बन गया। एक कैटायन और एक एनायन से कोई लैटिस का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर आपको लैटिस का फॉर्मेशन देखना है तो लैटिस शक्ल से ऐसा नजर आता है। ये रहा Na+, ये रहा Cl-, ये रहा Na+, ये रहा Cl-, ये रहा Cl-, ये रहा Na+, ये रहा Cl-, ये रहा Na+, ये रहा Na+, ये रहा Cl-, ये रहा Na+, ये रहा Cl-। अगर आप इस पूरे इस सिस्टम की बात करोगे तो इसको लैटिस कहते हैं। इसमें अट्रैक्शंस अगर अपन देखें तो दिस Na+ अट्रैक्ट दिस Cl-, also attract this 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 Cl-। so this is something very important। ये प्रकृति का नियम है। आप ही जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज मेरे हाथ है तो ये दुनिया में कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, इधर उधर 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 किधर भी, तो क्या ये Na+ को अट्रैक्ट करेगा? हर नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही ये जो Cl- है, क्या ये हर Na+ को अट्रैक्ट करना चाहिए? Yes, sir. तो दिस इज इन ऑल नोन एज लैटिस। तो लैटिस एनर्जी इज नॉट द एनर्जी रिलीज व्हेन अ कैटायन एंड अ एनायन कम क्लोजर टू ईच अदर। उसको तो हम सिंपल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, जो कि आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ी है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज के पास आता है तो एनर्जी रिलीज पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। लेकिन यहां पर हम एक कैटायन और एक एनायन की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा वो जो फॉर्मूला होता है फॉर पॉइंट चार्जेस होता है। क्या होता है? पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब जब एक Q पॉजिटिव और एक Q नेगेटिव एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो यहां पर फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज F इज इक्वल टू K, Q पॉजिटिव Q नेगेटिव और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज d²। और वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी का फॉर्मूला होता है K, Q पॉजिटिव Q नेगेटिव अपॉन D। दीज आर द फॉर्मूला and they are valid for point charges। point charges का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे कि प्रोटॉन, these are the point charges।
जबकि सिस्टम Na पॉजिटिव इज अ सिस्टम हैविंग सेवरल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एक साथ बहुत सारे होते हैं, उसको सिस्टम कहते हैं। Cl नेगेटिव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो उनके बीच के अट्रैक्शन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूले जो इलेक्ट्रोस्टैट्स के वैलिड हैं वो सिर्फ किसके लिए वैलिड हैं? वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है ये किसी भी सिस्टम चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है। तो इस लैटिस में अट्रैक्शन तो वैसा ही है जैसा यहां अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, लेकिन इसका ये जो फोर्स का फॉर्मूला है और ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ये एग्जैक्टली अप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए लैटिस एनर्जी में हम पूरा फॉर्मूला होता है, हम नहीं लिखते हैं, उसमें बहुत सारे टर्म्स होती हैं। लैटिस एनर्जी में पैकिंग भी देखी जाती है, डेंसिटी देखी जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स और भी देखे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लैटिस एनर्जी में सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी लिखी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे? ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। क्या आपको लग रहा है ये जो d डिस्टेंस है वो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है? बताओ, इससे इसकी डिस्टेंस क्या कैटायन का रेडियस हो गया, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस एनायन का रेडियस हो गया। तो क्या यहां पर d जो वर्ड है उसकी जगह हम कैटायन का रेडियस प्लस एनायन का रेडियस लिख सकते हैं? तो दिस इज द कह सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी फॉर्मूला या डिपेंडेंस फॉर्मूला ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी में चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम ये हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर मैं बोलूं k होगा तो k कुछ और कांस्टेंट हो सकता है, कि ये वाला k कांस्टेंट नहीं हो सकता। दैट इज नॉट 9 into 10 to the power 9। ये जो इसकी वैल्यू होती है वो हम यहां पुट नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पर जो लैटिस एनर्जी होती है यहां पर बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। ये कोई एक कैटायन और एक एनायन के बीच का अट्रैक्शन नहीं है, ये बहुत सारे कैटायन और एनायन का टोटल अट्रैक्शन है। उस अट्रैक्शन को लैटिस कहते हैं, और उसके एनर्जी जो रिलीज होती है वो सोचो कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। क्यों होगी ह्यूज अमाउंट में? क्यों? क्योंकि बहुत सारे अच्छा एक सोचो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करता 100 एनर्जी रिलीज होती। जो मैं बोल रहा हूं उस बात को जवाब देना। अब क्या Na पॉजिटिव इतने सारे Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है तो हर जगह क्या 100 एनर्जी रिलीज होगी? Yes, sir. फिर दूसरे Na पॉजिटिव हर Cl को अट्रैक्ट कर रहा है, फिर 100 उतने ही टाइम्स और होगी। फिर तीसरा Na पॉजिटिव, चौथा Na पॉजिटिव, पांचवा और छठा, 6 Na पॉजिटिव, और हर Na पॉजिटिव हर Cl के साथ 100 कर रहा है। तो सोचो कितनी हुई, कितने Cl हैं? 6 Cl होंगे, 1 2 3 4 5 6 Cl। तो एक Na प्लस का एक Cl माइनस के साथ 100, तो 6 के साथ 600। ऐसे कितने Na पॉजिटिव हैं? 6 Na पॉजिटिव हैं। 6 Na पॉजिटिव का 6 Cl के साथ के अंदर अगर अपन टोटल देखें तो कितना हो गया? 600 इंटू 6 लगभग 3600 एनर्जी रिलीज हुई। क्या ये एनर्जी एक जनरल मतलब 100 एनर्जी के 3600 टाइम्स होगी, 36 टाइम्स होगी? क्या मेरी बात समझ में आ रही? एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करता तो 100 एनर्जी रिलीज करता। यहां पर ये इतने से लैटिस में एनर्जी रिलीज सोचो 36 टाइम्स हो गई। अगर हम नंबर बढ़ाते जाएंगे तो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? लैटिस एनर्जी कोई मामूली एनर्जी नहीं हुई। Yes, sir. गुरशब्द बताओ, मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. क्या समझ में आया? So lactic acid की मामूली, या lactic acid की मामूली एनर्जी 3600 एनर्जी Na प्लस में और Cl माइनस, और जो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस के लिए फॉर्मूला होता है Q दैट इज इक्वल टू K Q प्लस Q माइनस अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, क्या बात यहां तक समझ में आ गई? तो अगर मैं इस लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने यहां पर सारी बातें लिखी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक क्रिस्टल लैटिस, 1 मोल सॉलिड आयनिक क्रिस्टल लैटिस बनाना है, इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस कैटायन एंड गैसियस एनायन। गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन जब कांटेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो ओवरऑल एनर्जी जो इस लैटिस के फॉर्मेशन के दौरान रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे? लैटिस एनर्जी।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट चार्जेस के लिए अट्रैक्शन ये है, लेकिन जब हम टोटल लैटिस बनाते हैं तो लैटिस फॉर्मेशन के लिए यहां पर के वो नहीं होता। क्या ये बात पूरी तरह समझ में आ गई? मैंने नेक्स्ट पेज पे बहुत इलैबोरेट करके इस बात को समझा दिया। क्लियर है? अब अगर एक और समझो, अगर ये फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं तो क्या दिख रहा है? लैटिस एनर्जी जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज्यादा होगी, और जितने बड़े बड़े चार्जेस होंगे, मतलब साइज अगर ज्यादा होगा तो लैटिस कमजोर हो जाएगा। क्योंकि अगर बड़े बड़े मोटे मोटे साइजेस होंगे चार्जेस के तो अट्रैक्शन कम होगा, छोटे छोटे होंगे अच्छे से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इमेजिन कर पा रहे हैं? वही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्ट्स जो कि लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पर चार्ज जितना ज्यादा उतना अच्छा। चार्ज ऑन एनायन, एनायन पर जितना चार्ज ज्यादा उतना अच्छा। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, Q पॉजिटिव इंटू Q नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का मतलब हो गया Q पॉजिटिव इंटू Q नेगेटिव। इनको इंडिविजुअली भी लिखा मैंने, इसका प्रोडक्ट करके भी लिखा। क्यों लिखा वो भी मैं बताता हूं। साइज ऑफ कैटायन R पॉजिटिव और साइज ऑफ एनायन दैट इज R नेगेटिव। ये इनवर्स का रिलेशन है। इनका रिलेशन कौन सा है? इनवर्स का। इनवर्स का रिलेशन क्यों है बताओ? क्योंकि जितने साइजेस बड़े होंगे उतना लैटिस वीक होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. अब ऑफ कोर्स यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, मैं उनको इनफैक्ट अभी डिलीट भी नहीं कर सकता यहाँ पर, इसमें ये डिलीट नहीं होगा। बट क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये लैटिस एनर्जी का आंसर? गुरशब जल्दी से मुझे पहले कंपाउंड में जो ये लैटिस एनर्जी कंपेयर की गई है, कंपेयर द लैटिस एनर्जी, इसका ऑर्डर डिफाइन करके बताइए लैटिस एनर्जी कैसे कंपेयर करी तूने? मैं समझा नहीं, क्या बोला? हाँ बेटा, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा हो जाएगा तो वापस बोल। बढ़ जाएगी, तो यहां तो कम हो रही है। क्या? तो बताओ ना, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी तो कम होनी चाहिए ना, बात खत्म हो गई। इसको इतना क्यों, इतना देर लगा दी? सेकंड एग्जांपल में बताओ क्या हो रहा है? एक बात बता, बेरिलियम से मैग्नीशियम से कैल्शियम की तरफ जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? तो लैटिस एनर्जी। अच्छा, थर्ड एग्जांपल में NaF, NaCl, NaBr, NaI, इसकी लैटिस एनर्जी कैसे डिफाइन करेगा? किसका साइज देखा? NaF का देखा या F माइनस का देखा? अरे NaF का साइज थोड़ी होता है, आयंस का साइज होता है। Na प्लस सब में है, Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस। अब हमको सिर्फ F माइनस देखना है, Cl माइनस देखना है, Br माइनस देखना है, I माइनस देखना है। बता जरा, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस कैसे देखेगा? सबसे बड़ा साइज किसका? I माइनस का साइज बड़ा, तो लैटिस एनर्जी NaI की कैसी? सबसे कम। ठीक है, अगला है LiF और BeF2, इसको कैसे देखेगा? चल साइज मान लिया, और दूसरा फैक्टर? साइज देख लिया मैंने, मान ली तेरी बात, और दूसरा फैक्टर? लैटिस एनर्जी। हाँ अरे बेटा, चार्ज दिख रहा है ना, यहाँ पे चार्ज कितना है? +1। यहाँ चार्ज कितना है? +2। लैटिस एनर्जी के फॉर्मूले में दो चीजें आ रही हैं, ऊपर तो क्या आ रहा है?
लैटिस एनर्जी के फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइजेस। तो अभी तुमने बोला यहाँ पर साइज के बारे में, मैं समझ गया, पर अब तुम बोल रहे हो किसके बारे में? अब किसके बारे में बोलना है? चार्ज के बारे में। क्या यहाँ चार्ज बढ़ रहा है? चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी सर। तो बस मैं यही तो पूछ रहा हूँ, एक तो तुमने बोला साइज, अच्छी बात है, दूसरा बात चार्ज। अगले में बताओ क्या यहाँ पर भी चार्ज बढ़ रहा है? लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। थर्ड वाले में देखा जाए तो 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव, चार्ज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। क्या वरदायिनी मुझे क्वेश्चन नंबर 6 में और कुछ सोच सकती है? सर उसमें साइज तो मैच नहीं कर रहा ना। साइज मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक बात है। तो याद रखना कि कभी भी नेचर में साइज में चेंज इतना बड़ा नहीं होता, वो भी स्पेसिफिकली पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट में। यहाँ नाइट्रोजन 3 माइनस का साइज ऑफ कोर्स ऑक्सीजन 2 नेगेटिव से बड़ा है, बट साइज बड़ा है, उसके हिसाब से तो गड़बड़ आंसर आ रहा है। लेकिन सोचो चार्ज कितने टाइम्स चेंज हो गया, क्या साइज कभी इतने टाइम्स चेंज होता है? ये 1 से डबल, डबल से ट्रिपल हो गया। अब तुम ये सोचो कि चार्ज में चेंज इतना ज्यादा है कि साइज कभी भी डबल से ट्रिपल नहीं होते हैं। साइज में कुछ एंगस्ट्रॉम में चेंज आता है, लेकिन डबल से ट्रिपल साइज नहीं हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो मेजर हमने फैक्टर लिया वो चार्ज और साइज में से किसको ले लिया? चार्ज को ले लिया। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। बोलो, कोई डाउट किसी बच्चे को? आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे और क्वेश्चन है, Na3P Na2S NaCl। जरा यहाँ ध्यान से देखें तो Na सेम है, 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव, चार्ज इसका ज्यादा, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। Na3N Na3P Na3AS, यानी कि यहाँ पर हमने नाइट्रोजन का साइज, फास्फोरस का साइज और आर्सेनिक का साइज, बिकॉज ऑफ हैविंग सेम चार्ज, तो हमने साइज देखा। साइज हमने देखा तो नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव का छोटा है, तो लैटिस अच्छा बनेगा, इसलिए आंसर हो गया नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। आगे चलते हैं, अगला है FeO एंड Fe2O3। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है, Fe2+ है और Fe3+ है। Fe3+ का चार्ज ज्यादा है, Fe3+ का चार्ज ज्यादा है, तो लैटिस अच्छा बनेगा, इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज आई एम ट्राइंग टू से कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। गुरशब ने क्या किया, Mg2+ और Al+3 के बारे में सोचा और कहा कि सर Al+3 पे चार्ज ज्यादा, Mg2+ पे चार्ज कम, तो इसने आंसर दे दिया Al2O3 ज्यादा होता है Mg3N2 पे। लेकिन वरदायिनी ने क्या किया, उसने क्या दिमाग लगाया, उसने सोचा सर मैं एनायन को देख रही हूँ, तो उसने नाइट्रोजन 3 नेगेटिव का चार्ज को कंपेयर कर लिया ऑक्सीजन 2 नेगेटिव के चार्ज से, तो उसने कहा कि सर इस पे चार्ज ज्यादा, तो इसका मतलब आंसर ये होना चाहिए। एक आंसर गुरशब ने दिया वो सही ऑन द बेसिस ऑफ कैटायन चार्ज, एक आंसर वरदायिनी ने दिया वो सही ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ एनायन। अब हम फंस गए कि हमें चार्ज ऑफ कैटायन देखना है कि चार्ज ऑफ एनायन देखना है। एक और थॉट यहाँ पर डिस्कशन में आता है कि सर यहाँ पर 3 कैटायन और 2 एनायन है, यहाँ पर 2 कैटायन और 3 एनायन है, तो आप जरा सोचो और खुद समझने की कोशिश करो। क्या मैंने अभी आपको ये वाली बात बोली कि चार्ज देखना है, साइज देखना है या नंबर देखना है? नंबर जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्या एक Na+ बहुत सारे कैटायन को अट्रैक्ट कर रहा है, एक Cl- बहुत सारे Na+ को अट्रैक्ट कर रहा है, इसमें नंबर की कोई बात नहीं आती है, उसको सिर्फ अट्रैक्ट करना है। ज्यादा नंबर में अट्रैक्ट करेगा तो ऑफकोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लेकिन लैटिस 1 मोल ही बनाना है, तो इसलिए नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन की बात नहीं हो रही है। वी हैव टू चेक द अट्रैक्शन बिटवीन Mg+2 एंड N3 नेगेटिव। इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन के फोर्स को कंपेयर करना है। किसके कंपैरिजन में? इसके और इसके बीच के फोर्स ऑफ कंपैरिजन के चक्कर में, कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो इनका रेशियो है जो उस सिस्टम में मौजूद होता है। ठीक है, तो अगर मैंने इनका और इनको अगर कंपेयर करा अट्रैक्शन फोर्सेस को, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द चार्ज ऑफ कैटायन multiplied by charge of anion and the charge of cation multiplied by charge of anion, they are giving the same value, that is 2 into 3 6, 3 into 2 6, so they are having the same multiple। ऊपर अगर अपन फॉर्मूला देख रहे थे तो फॉर्मूले में था Q पॉजिटिव इंटू Q नेगेटिव, और इसीलिए मैंने ये थर्ड फैक्टर को स्टार मार्क किया कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जो होते हैं वो भी देखने पड़ते हैं। यहां पर क्या था, इस जगह एनायन सेम था कैटायन से देख लिया, एनायन सेम था कैटायन से देख लिया, कैटायन सेम था एनायन से देख लिया, इस जगह एनायन सेम था कैटायन से देख लिया, इस जगह एनायन सेम था कैटायन के आंसर से देख लिया।
इस जगह हमारे पास कैटायन सेम था, एनायन से देख लिया, तो हम एक्चुअली ऐसे ही कर रहे हैं कि एक चीज सेम होती है दूसरी चीज से देख लेते हैं, जबकि यहाँ पर कैटायन भी चेंज हो गया, एनायन भी चेंज हो गया, हमने चार्ज का मल्टीपल चेक किया तो वो सेम आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम साइजेस पे चलेंगे। क्या आपको पता है ना Mg2+ और Al+3 किसका साइज बड़ा और क्यों, बताइए जल्दी से। क्योंकि Mg+2 का Z इफेक्टिव कम है तो साइज लगा है। बहुत बढ़िया, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे डिफाइन हो सकता है, कैटायन के चार्ज से डिफाइंड हो सकता है, हर तरीके से साइज चेक किया जा सकता है। हमने ये साइज समझना पहले ही सीख लिया था। और नाइट्रोजन 3 नेगेटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में से साइज किसका बड़ा, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव का, 3 नेगेटिव है, चार्ज ज्यादा है, जेड इफेक्टिव कम है, साइज बड़ा हो जाता है। तो सोचो Mg2+ का भी साइज बड़ा, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव का साइज बड़ा, यानी कि ये बड़े कैटायन और बड़े एनायन के बीच का अट्रैक्शन है, जबकि Al2O3 छोटे कैटायन और छोटे एनायन के बीच का अट्रैक्शन है, एंड देयरफॉर लैटिस एनर्जी जो होगी वो Al2O3 की ज्यादा होगी, किससे, Mg3N2 से। क्या वरदायनी मेरी बात सभी को समझ में आ गई, तुमको नहीं आई है, आ गई? आगे सर। आ गई, परफेक्ट क्लियर है। इस बात को मैं फिर से समझाता हूं, लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द लैटिस। एक कैटायन और एक एनायन नंबर की जो हम बात कर रहे हैं, एक कैटायन एक एनायन के अट्रैक्शन या एक कैटायन एक एनायन के अट्रैक्शन, हमें ओवरऑल अट्रैक्शंस देखने हैं, क्योंकि हमें लैटिस हमेशा 1 मोल ही बनाना है। तो लैटिस NaCl 1 मोल, MgF2 1 मोल, Al2O3 1 मोल, उसमें कितने कैटायन है कितने एनायन है, जितने भी होंगे सब अट्रैक्शन का पार्ट होंगे। तो हमेशा ये ऐसा नहीं, जैसे मैं डेफिनेशन दो तरह की बोलता हूं, चूज द करेक्ट वन। लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कैटायन अट्रैक्ट्स 1 मोल ऑफ एनायन। Definition number 1. Definition number 2. Lattice energy is the amount of energy released when 1 mole of ionic lattice is formed from its constituent cations and anions. तो आंसर इस सेकंड डेफिनेशन सही है, क्योंकि उसमें 1 मोल लैटिस बनाने की बात करो, 1 मोल लैटिस बनाने की बात करो, चाहे कितने ही कैटायन एनायन लग रहे हो, कितने ही कैटायन एनायन लग रहे हो, कितने ही कैटायन एनायन लग रहे हो, ना कि एक कैटायन एक एनायन। एक कैटायन एक एनायन के लिए ये डेफिनेशन फिर भी ट्रू हो जाएगी इसके लिए, लेकिन इन सब के लिए तो फॉल्स हो जाएगी। तो डेफिनेशन जो है वो सेम होनी चाहिए। तो हमने कहा 1 मोल ऑफ लैटिस के लिए डिफाइन करो, ना कि 1 मोल कैटायन एनायन के लिए डिफाइन करो। क्या वरदायनी मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। आ गई। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी। अब आखिर ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या चीज है, क्या लैटिस एनर्जी समझ में आ गया कितनी इंपॉर्टेंस है, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करने के लिए इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ये बात मैं थोड़ा सा और पीछे चलता हूं और फिर समझाता हूं। मैंने एक स्टेटमेंट लिख रखा है, कल हमने क्लास में जब पढ़ रहे थे तब भी इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और थोड़ा पीछे चलते हैं, और थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। यहां पर जरा बोर्ड पर देखना, स्टेबिलिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। हम सोचते थे कि इसके पहले वाले पेज पे याद करो, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे कहा था कि जहां पे एब्रप्ट इंक्रीज है, याद है कल गुरशद ने भी बताए थे आंसर, जहां एब्रप्ट इंक्रीज है वो आंसर हमने कहा था कि पता लग जाएगा कि वहां आयोनाइजेशन एनर्जी में चेंज ज्यादा है, इसलिए ये एग्जिस्ट करेगा। याद है मैंने आपको कल भी सिखाया था। आप सोचो कि आपने सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पर आंसर दिए, बट दैट्स नॉट परफेक्ट, वो 100% सही नहीं है, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे नहीं, वो तो वन ऑफ द प्रोसेस है, सेवरल प्रोसेस का जो नेट वैल्यू है वो आंसर करेगी। उसमें सब्लिमेशन भी आ रही है, आयनाइजेशन भी आ रही है, और लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी भी आ रही है। तो हमने आपको ये कहा कि किसी भी चीज का फॉर्मेशन सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर बेस्ड नहीं है, वो लैटिस एनर्जी पर भी बेस्ड है। हाइड्रेशन एनर्जी अभी आगे जाके पढ़ाऊंगा। तो लैटिस एनर्जी पर भी बेस्ड है वो, इसलिए लैटिस एनर्जी की इंपॉर्टेंस है। तो मैंने अभी आपको फिर से समझाया कि स्टेबिलिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑक्सीडेशन स्टेट is not only depends on the ionization energy, it also depends on the lattice energy। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। क्या हमने अभी लेटिस एनर्जी के बारे में कुछ कुछ बातें करी, कुछ कुछ चीजें सीखी, क्या वहां तक सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। क्या लेटिस एनर्जी क्या होती है वो समझाया, और उसके अलावा NaCl के लिए मैंने आपको बताया सेवरल कैटायंस और सेवरल एनायंस के बीच की एनर्जी को लेटिस एनर्जी कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स करे क्वेश्चंस के, वो भी क्लियर है? यस सर। चलें आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे लेटिस एनर्जी हमने एक बार पहले खुद से समझा था, फिर हाइड्रेशन एनर्जी पे गए थे, तो मैं आपसे फिर से पूछता हूं कि क्या आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन करके बता सकता है हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, अगर आपने कभी सुना हो इसके बारे में तो।
वरदायनी बोलो बेटा। सर मैं श्योर नहीं हूँ। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखने तो आए बेटा हम। सर हाइड्रेशन एनर्जी बोलिए बेटा। सर जब हम एक सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब तुमने बोला वो परफेक्ट सही नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें थोड़ा सा लफड़ा आ गया, अदरवाइज मतलब गलत भी नहीं है 100%। जैसे मैं समझाता हूं, तुम जो बोल रही हो वो है डेल्टा एच सॉल्वेशन, ओवरऑल एनर्जी को तुम हाइड्रेशन एनर्जी मान रही हो। उस टोटल हाइड्रेशन जो सॉल्वेशन होता है उसका एक हिस्सा होता है हाइड्रेशन एनर्जी। मैं समझाता हूं, जरा बोर्ड पर हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, कोई गैसियस कैटायन है, उसको पानी में रखने पर वो M पॉजिटिव एक्वस बना ले, या फिर कोई एनायन है गैसियस, उसको पानी में रखने पर अगर वो X नेगेटिव गैसियस बना ले तो एक्वस बना ले, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। जो तुम कह रही थी वो क्या है वो मैं यहां समझाता हूं, दैट इज सॉल्वेशन ऑफ आयोनिक सॉलिड। देखना दोनों में क्या डिफरेंस है, ऊपर जो मैंने लिखा और जो अब मैं लिख रहा हूं उसमें क्या डिफरेंस है। कोई आयनिक सॉलिड, लेट्स से मैंने नमक ले लिया, NaCl सॉलिड, इस NaCl सॉलिड को हमने पानी में मिलाया और हमने बनाया NaCl एक्वस। मुझे एक और चीज याद आई, अभी मैं रिसेंटली दिस संडे से पिछले संडे यहीं पास में, अगर आपने कभी नाम सुना हो, 100% सभी ने सुना होगा, सांभर झील है राजस्थान में, जहां पर एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया का लगभग 6% जो नमक है वो बनता है। पर एक टाइम ऐसा था जहाँ की मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द नमक जो था वो सांभर झील से था, अब तो बहुत सारी जगह पर बनता है। तो मैं वहां गया था एक्चुअली नमक का प्रोडक्शन देखने, ऐसे ही घूमना भी हो गया था, वहां पे फ्लेमिंगो बर्ड जो है वो आती हैं, तो हमारा घूमना भी हो गया था और मैंने ऐसे ही वहां पे देखा भी कैसे बनता है। तो मैं वहां से थोड़ा सा नमक लेकर आया। मतलब मैं आपको अभी वो क्यों बता रहा हूं, मैं आपको लेटेस्ट दिखाना चाहता हूं, मैं आपको लेटेस्ट दिखाता हूं, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। ये कुछ मैं लेकर आया था वहां से नमक, और दीज आर द क्रिस्टल्स जो कि मैंने नमक के वहां से लेकर आया, देख सकते हैं। दीज आर द क्रिस्टल्स। थोड़ा सा मैं और कैमरे के पास आके इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ये ऑटो जूम पे नहीं है, कुछ ऐसा ये देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम लोग मिश्री खाते हैं या शक्कर के बड़े बड़े पीसेस हैं, बिल्कुल ऐसा सॉलिड आयनिक क्रिस्टल्स हैं इसके, सॉलिड आयनिक क्रिस्टल्स हैं। मैं थोड़ा सा अगर इसको पास लाऊंगा तो ये इसको ऑटो फोकस नहीं करेगा, अगर मैंने इसका ऑटो फोकस ऑन कर दिया तो इनफैक्ट बाकी सब लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिख रहा है प्रॉपरली? यस सर। ये कुछ सॉलिड क्रिस्टल्स हैं, और ये जो सॉलिड क्रिस्टल्स हैं ये एग्जैक्टली नेचुरल है। ये जैसे जैसे पानी जो है वो उसमें से सूखता जाता है, पानी उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो वहां पर ऐसे स्केल्स बन जाते हैं। वो स्केल्स जो होते हैं उनको वो निकालते रहते हैं और एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं, धीरे 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 ऐसे करके एक ढेर लग जाता है, और इस तरह से सॉलिड बाकायदा पत्थर है, इनको तोड़ना भी इनफैक्ट बड़े हार्ड है, इनको तोड़ा नहीं जा रहा है। ये है सॉलिड क्रिस्टल लैटिस, दिस इज लैटिस, सॉलिड क्रिस्टल लैटिस, परफेक्ट NaCl है। इसमें दूसरे सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, दिस इज परफेक्ट NaCl। ठीक है, तो ये जो चीज है ये मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा था कि जब अपन इस NaCl को पानी में डालेंगे
तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। उस डिसोल्यूशन को मैंने कहा NaCl सॉलिड, पानी में डालने पर NaCl एक्वस बना। ये प्रोसेस में हुआ क्या क्या, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। हमने यहां पर NaCl सॉलिड को तोड़ा और बनाया Na पॉजिटिव गैसियस और Cl नेगेटिव गैसियस। क्या आप मुझे, वरदायिनी बताएगी, क्या आप मुझे सॉलिड से इस गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन में जो कन्वर्ट हो रहा है, इस एनर्जी का नाम बता सकते हो? तो टूट के भी तो लैटिस एनर्जी कहलाएगी। वहां एनर्जी हमें रिलीज हो रही थी, जब ये दोनों जुड़ते थे ये बनता था, तो लैटिस एनर्जी क्या हो रही थी? रिलीज। और यहां हम लैटिस तोड़ रहे हैं, जो तुमने डेफिनेशन बोली थी, इसलिए मैंने तुमसे पूछी थी। लैटिस एनर्जी हम देंगे और लैटिस टूट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस Na पॉजिटिव की बात करते हैं। ये जो Na पॉजिटिव गैसियस है, ये इसको पानी के साथ इंटरैक्ट कराया तो इसने बनाया Na पॉजिटिव एक्वस। ऑन द अदर हैंड Cl नेगेटिव गैसियस जो है ये वाला, इसका भी पानी के साथ कांटेक्ट हुआ तो बना Cl नेगेटिव एक्वस। इसको कहते हैं हाइड्रेशन। तो यहां पर हम लिखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी Na पॉजिटिव की, यानी कि कैटायन की हाइड्रेशन एनर्जी, और यहां हम लिखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी किसकी? एनायन की हाइड्रेशन एनर्जी। तो तुमने बोला था कि सर सॉलिड को पानी में डालेंगे तो जो एनर्जी डिसॉल्व होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हाइड्रेशन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डेल्टा एच सॉल्वेशन। उसको क्या कहेंगे? डेल्टा एच सॉल्वेशन। ये डेल्टा एच सॉल्वेशन है, जो कि किस किस के बराबर है? क्या जो लैटिस तोड़ा उस एनर्जी के बराबर है, लैटिस एनर्जी, प्लस और किसके बराबर है? हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन के बराबर है। क्या बताओ, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो अब बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी जो है, क्या वो सिर्फ सॉल्वेशन का एक हिस्सा हुई? तो अगर मैं तुमसे हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन पूछूं तो ये मत बोलना कि सर जब सॉलिड को पानी में डालते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं ना, उसको तो एनर्जी सॉल्वेशन कहते हैं, जिसमें लैटिस का टूटना और हाइड्रेशन होना दो फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन बोलूंगा तो क्या बोलोगे? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन अ गैसियस कैटायन इज कन्वर्टेड इनटू एक्वस कैटायन और गैसियस एनायन इज कन्वर्टेड इनटू एक्वस एनायन। तो गैसियस आयन को एक्वस आयन में जो कन्वर्जन करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। आगे सुनना, क्या किसी भी चीज के, कोई भी दुनिया का प्रोसेस है, अभी भी मैंने जैसे लैटिस बनाया था तब भी मैंने आपको कहा था कि दुनिया का कोई भी प्रोसेस तभी होता है जब नेट एनर्जी रिलीज होती है, हाँ या ना? तो बताओ, ये NaCl पानी में डालने पर डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? उसके लिए क्या डेल्टा एच सॉल्वेशन मस्ट बी नेगेटिव? बोल गुरशब्द, क्या डेल्टा एच सॉल्वेशन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि एनर्जी रिलीज होनी चाहिए? जल्दी से गुरशब्द बता दे कि लैटिस एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस जगह, इस जगह? क्या यहां लैटिस बन रहा है या हम लैटिस को तोड़ रहे हैं? तो लैटिस एनर्जी खर्चा हो गया, ये पॉजिटिव हो गई इस जगह पर। और हाइड्रेशन इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड कैटायन, वाटर एंड एनायन। तो क्या ये टर्म नेगेटिव होती है? और इसको भी डिटेल में समझाऊंगा। क्या हम देख सकते हैं अगर ये मस्ट बी नेगेटिव तो क्या ये अनफेवरेबल फैक्टर हो गया? क्योंकि नेगेटिव होनी चाहिए, ये अनफेवरेबल हो गया, और ये क्या हो गया? फेवरेबल। तो बताओ, अगर किसी चीज को हम पानी में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जीज का टोटल ज्यादा होना चाहिए, लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी से तो वो चीज पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो हाइड्रेशन एनर्जी को अगर अपन समझे तो दिस इज हाइड्रेशन एनर्जी, सॉलिड वाटर Na एक्वस Cl नेगेटिव एक्वस, इसमें हमने यहां पर लैटिस को तोड़ा और यहां पर हमने हाइड्रेशन करा, यहां हाइड्रेशन करा, दिस इज नोन एज हाइड्रेशन, दिस ओवरऑल इज नोन एज सॉल्वेशन। तो हाइड्रेशन इज अ पार्ट ऑफ सॉल्वेशन। बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्या बोला सर ने, समझ में आया
कि हाइड्रेशन जो है वो सिर्फ इस ओवरऑल सॉल्वेशन का हिस्सा है। लैटिस का टूटना और हाइड्रेशन होना दोनों मिलाकर सॉल्वेशन कहलाता है। आइए नहीं आई समझ में? यस सर। सर फिर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती होगी ना? देखते हैं, अभी डिस्कस करते हैं, अभी रुक जाओ। अब पहली बात ये करते हैं कि ये एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, पहले ये समझते हैं। तो हमारे पास ये कैटायन है, ये कैटायन ने पानी से दोस्ती करी। सोचो क्यों करता, कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो वो कैसे आया? Na+ वाटर के ऑक्सीजन का जो हिस्सा है उस पर डेल्टा माइनस चार्ज है। गुरशब जल्दी से बता दे, इस पे डेल्टा माइनस चार्ज क्यों है? ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस चार्ज क्यों है, जल्दी से बता दे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरा बच्चा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है। क्या बता, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे। और अगर अट्रैक्शन करेंगे तो इस अट्रैक्शन को क्या आयन डाइपोल अट्रैक्शन बोलेंगे? आयन डाइपोल। क्यों? क्योंकि दिस वाटर इज अ डाइपोल, O पर और H पर पार्शियल चार्जेस हैं, तो सो कॉल्ड पोलर। आयन डाइपोल अट्रैक्शन, क्या वर्ड लिखा मैंने? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन है। क्या बता, आयन डाइपोल अट्रैक्शन यहां समझ में आ गया। सेकंड, Cl नेगेटिव वाटर के H+ को अट्रैक्ट करेगा, H+ रादर हम कह सकते हैं डेल्टा H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। डेल्टा पॉजिटिव के ऊपर कैसे आया, पहले H पे बता। नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों? अभी जैसे तूने ऑक्सीजन के बारे में बोला था वैसे बोल देता। कम है ऑक्सीजन से, तो H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर H पे डेल्टा पॉजिटिव है, इस पे डेल्टा नेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स ये और ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगेन नोन एज आयन डाइपोल। क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? और इसीलिए हमने पीछे वाले पेज पर ये कहा कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है, एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, और जब ये होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो दिस इज अ नेगेटिव पार्ट। ये क्यों पॉजिटिव हुई? क्योंकि हम लैटिस को तोड़ रहे हैं, कैटायन एनायन को अट्रैक्ट करते तो एनर्जी रिलीज होती, हम उनको दूर कर रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। अब समझना, hydration is a process which involves complete solvation of gaseous cation or gaseous anion through water। क्या हाइड्रेशन हो जाना किसका? गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन का, वाटर उसका हाइड्रेशन कर देगा, तो उस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। उसको हम क्या नाम से जानते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज क्यों हुई वो समझ में आ गया? और सिर्फ कैटायन, गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन का हाइड्रेशन होना हाइड्रेशन एनर्जी कहलाता है, या प्रोसेस हाइड्रेशन कहलाता है। क्या बताओ, ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। आ गई। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। अभी वरदायनी ने एक सवाल कहा कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इस बात को समझते हैं इस पेज पर। वो कुछ एग्जांपल्स लिखे थे उस पेज के ऊपर कि NaCl की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, इसकी हाइड्रेशन प्लस इसकी हाइड्रेशन। CaF2 की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी प्लस 2F- की हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि जितने एनायन आएंगे सबकी हाइड्रेशन होना है। तो वो मैंने तरीका इसमें सिखा रखा है, बस और कोई बात नहीं। जितने कैटायन होंगे उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, जितने एनायन होंगे उसकी हाइड्रेशन एनर्जी। अभी हम बात करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों होती है। हम अभी पहले एक कैटायन की बात करेंगे। सोचो, एक कैटायन के चारों तरफ क्या मक्खियों की तरह इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे? वैसे जैसे एक एनायन के चारों तरफ मक्खियों की तरह बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। क्या बताओ, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। क्लियर है? ये तो एक कैटायन की बात करी, बताओ बहुत सारा कैटायन होगा क्या? इसको जब मैं, ये जो क्रिस्टल है इसको जब मैं पानी में डाल रहा हूं तो क्या इसमें बहुत सारा NaCl है, और जब मैंने इसको पानी में डाला तो हर एक कैटायन की ये हालत होगी, हर एक एनायन की ये हालत होगी, तो क्या हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा? यस सर। और सोचो कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में तो मैंने एक लेयर ऑफ वाटर दिखाया है, क्या ऐसे कई सारी लेयर्स अट्रैक्ट करती जाएंगी?
क्यों? क्योंकि उनको तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करना है, ये थोड़ी है कि भाई 5 ही को अट्रैक्ट करूंगा, 5 से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करूंगा। अरे दुनिया में जितने पॉजिटिव है वो सारे नेगेटिव से अट्रैक्ट करेंगे, जितने नेगेटिव है सब पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या ये तो एक लेयर दिखाई मैंने पानी की, क्या ऐसी कई सारी लेयर्स होंगी? क्या ये तो एक पानी की लेयर दिखाई, ऐसे कई सारी लेयर्स होंगी? हाँ या ना? Yes, sir. इसको हम हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड कैटायन बोलते हैं, इसको हम हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड एनायन बोलते हैं। क्या ये बात भी समझ में आ रही है? Yes, sir. एक बात बता वरदायनी वापस से, क्या मुझे बताओ कि क्यों कैटायन को पानी ने अट्रैक्ट किया? पानी उसके चारों तरफ क्यों आ गया? सर क्योंकि ऑक्सीजन और कैटायन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस था। नहीं, मतलब अपन कह सकते हैं बिकॉज देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड वाटर। सिंपल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तुम ये प्रूव करोगे कि ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस होता है ना? मैं तो कह रहा हूं कि मान लिया कि वो होता है, क्यों? क्योंकि उसमें पोलैरिटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कह लिया। और मैं ये कह रहा हूं कि अट्रैक्शन क्यों किया, तो उसका जवाब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड वाटर एंड एनायन एंड वाटर। इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या हुआ वरदायनी, जवाब नहीं आया तेरा? Yes, sir, वही बोल रही थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो अगर मैंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो सोचो फॉर्मूला जो एक जनरल पॉइंट चार्जेस के लिए होता है, वो पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला क्या है? चार्ज ऑफ पॉजिटिव एंड चार्ज ऑफ नेगेटिव के अट्रैक्शन की बात हम करते हैं, यही हम करते हैं। Yes, sir. अब इस जगह पर ऑक्सीजन का जो चार्ज होगा वो तो कांस्टेंट है, तो क्या कैटायन का जितना चार्ज होगा वो जितना ज्यादा होगा उतना पानी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? अरे सीधी सी बात, एक शहद की बूंद है, वो जितनी मीठी होगी क्या उतनी ही ज्यादा मक्खियां उस पर आएंगी? Yes, sir. तो सीधी सी बात है, चार्ज ऑफ आयन, कैटायन हो तो कैटायन का चार्ज बोलो, एनायन है तो एनायन का चार्ज बोलो, जितना ज्यादा चार्ज है क्या वाटर इतना ज्यादा आएगा, और वाटर उतना ज्यादा आएगा यानी कि हाइड्रेशन ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. दूसरा, कोई भी चीज का जो चार्ज होता है, अगर मैं उस सिस्टम को छोटा कर दूं तो क्या चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है? अगर मैं उस सिस्टम को छोटा कर दूं तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, यस या नो? तो क्या सोचो कि साइज ऑफ एन आयन, अगर कैटायन जो भी होगा वो Li प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस है, कैटायन अगर छोटा होगा तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा। वैसे ही एनायन, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, एनायन भी जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा। क्या? अरे चार्ज की तो बात कर ही नहीं रहा ना, मैं तो सिर्फ साइज की बात कर रहा हूं। चार्ज सेम है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, सबका चार्ज क्या है? सेम है। तो चार्ज की बात ही नहीं कर रहा मैं तो बात ही किसकी कर रहा हूं? तो साइज अगर छोटा होगा तो हाइड्रेशन का क्या होगा? है? हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो बस दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि हाइड्रेशन में चार्ज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ज बाय साइज कह सकते हैं, एंड चार्ज बाय साइज एक टर्म होती है जिसको अपन चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी। क्या ये बात समझ में आ गई? चार्ज ज्यादा से ज्यादा और साइज छोटे से छोटा, जितना ऐसा होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, जितना हाइड्रेशन होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir. क्लियर है? ओके। हाइड्रेशन एनर्जी जो हम रिलीज करेंगे, क्या वो कैटायन की एनर्जी रिलीज हो रही है कुछ x, एनायन की एनर्जी रिलीज हो रही है कुछ y, तो टोटल हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है? x प्लस y। Yes, sir. तो हमने कहा हाइड्रेशन एनर्जी टोटल इज द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन। हाँ या ना? Yes, sir. मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो हमने वही कहा कि हाइड्रेशन एनर्जी टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कैटायन की हाइड्रेशन एनर्जी मतलब कैटायन का चार्ज अपॉन कैटायन का साइज प्लस एनायन की हाइड्रेशन एनर्जी मतलब एनायन का चार्ज अपॉन एनायन का साइज। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? लैटिस एनर्जी के फॉर्मूले और हाइड्रेशन एनर्जी के फॉर्मूले में जरा डिफरेंस चेक करो आप लोग। हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअली दो एनर्जीज को हमने एक साथ लिख लिया हमारे लिए, कैटायन की और एनायन की टोटल लगाने के लिए, अदरवाइज ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये कैटायन की हाइड्रेशन एनर्जी है और ये एनायन की हाइड्रेशन एनर्जी, हमने उनको एक साथ टोटल लिख लिया, तो इसलिए इसका फॉर्मूला ऐसा बना। जबकि लैटिस तो दोनों के मिलने से बनता है, तो लैटिस का फॉर्मूला तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का फॉर्मूला है, दैट इज Q पॉजिटिव Q नेगेटिव अपॉन R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। क्या ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए या नहीं हो गए? लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के फॉर्मूले में जरा सा एक डिफरेंस है, क्या वो समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir, okay. जैसे अभी हमने लैटिस एनर्जी की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, वैसे हाइड्रेशन एनर्जी भी एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसकी भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हम यहां पर करने जा रहे हैं वो है आखिर आयंस को पानी में डालने पर होता क्या है। लेट्स से मेरे पास था LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl, सबको पानी में डाल दिया, अलग अलग कंटेनर से 1 2 3 4 5, उनको सबको पानी में अलग अलग डाल दिया गया है। Cl नेगेटिव सबका कॉमन है, तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू कंपेयर, इंपॉर्टेंट इज टू कंपेयर द कैटायंस। Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस, ये सभी के सभी कंटेनर में मौजूद हैं, अलग अलग ग्लासेस में मौजूद हैं, एंड यू कैन सी कि Li प्लस का हाइड्रेशन होगा Li प्लस एक्वस, Na प्लस का हाइड्रेशन होगा Na प्लस एक्वस, K प्लस का हाइड्रेशन होगा K प्लस एक्वस, Rb प्लस का हाइड्रेशन होगा Rb प्लस एक्वस, Cs प्लस का हाइड्रेशन होगा Cs प्लस एक्वस। पहले इन ऊपर वालों को कंपेयर करते हैं, बताओ कि क्या Li प्लस से Na प्लस से K प्लस से Rb प्लस से Cs प्लस साइज के बारे में आपका क्या कहना है? साइज बढ़ेगा, तो हाइड्रेशन का क्या होगा जल्दी से बता दो। हाइड्रेशन बढ़ेगा कम होगा क्या होगा? हाइड्रेशन गुरुशब्द कम क्यों होगा? क्लियर हो गई? तो हाइड्रेशन एनर्जी का क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो हमने यहां पर अभी ये सीखा कि जैसे जैसे कैटायन का साइज बड़ा होता जा रहा है, हाइड्रेशन कम होता जा रहा है। क्लियर है? कम हाइड्रेशन को दिखाता हूं, जरा बोर्ड पर देखना, ये रहा Li, इतना छोटा सा Li है, और ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ये हाइड्रेशन, जो कि बहुत सारा हाइड्रेशन है। जबकि सीजियम का साइज बड़ा है, बड़े साइज से दिखाया, और ये चारों तरफ जो मैंने दिखाया ये इसका हाइड्रेशन है जो कि कम है। जरा देखो मैं क्या दिखा रहा हूं, दोनों साइजेस को ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, ऐसे आ जाता हूं। अब उसका टोटल साइज देखो और इसका टोटल साइज देखो, बताओ टोटल साइज किसका बड़ा हो गया? तो अगर आपको Li प्लस गैसियस, Na प्लस गैसियस, इन आयन के साइजेस पूछे हैं, जो मैंने आपको टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल पढ़ा दी, साइज बड़े होते हैं वो आपने सीख लिए, लेकिन हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेटेड साइज, क्या वर्ड बोला मैंने? हाइड्रेटेड साइज, जिसमें इसका साइज प्लस टोटल वाटर जो अट्रैक्ट हो रहे हैं उनका टोटल साइज बता रहा हूं। वैसे ये इसका साइज प्लस टोटल वाटर जो अट्रैक्ट हो रहे हैं उनका साइज बता रहा हूं, क्योंकि उसका हाइड्रेशन ज्यादा, नंबर ऑफ वाटर ज्यादा, तो अल्टीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं इसका हाइड्रेटेड साइज ज्यादा। ऐसा होता है, मतलब बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनके साथ कोई इन्फ्लुएंशियल पर्संस होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ लेट्स से हम कह सकते हैं सेलिब्रिटीज होती हैं। हो सकता है वो जो पर्सन है वो छोटा सा है लेकिन तगड़ी एक्टिंग करता है, तो जो उसके फैंस हैं वो बहुत भीड़ उसकी जमा हो जाती है, बड़े बड़े बहुत सारे लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। ऑन द अदर हैंड, जैसे कि यहां पर ये आदमी कहने को बड़ा है लेकिन इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है नहीं, तो भीड़ कम होगी। अब अगर हम सिर्फ साइजेस ऑफ कैटायंस देखते तो साइज का ऑर्डर यहां से यहां बढ़ रहा है, जो हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं, लेकिन पानी में डालने के बाद जब भीड़ आती है तब अगर अपन साइज का नाम बोलेंगे तो इसका साइज बड़ा हो गया और इसका साइज छोटा हो गया। किसका साइज? इस ओवरऑल का साइज, इस ओवरऑल का साइज। एटम का साइज तो वही रहेगा, हाइड्रेटेड साइज मतलब टोटल साइज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक रेस हो रही थी, उसमें दो बच्चे भाग रहे थे। एक बच्चे को मैंने कहा कि मैं एक
कह सकते हैं ना, एक स्ट्रगल तुमको करवाता हूं कि उसके ऊपर मैंने 5 kg का एक बैग लगा दिया और बोला भागो, वो भाग रहा है। दूसरा जो बच्चा है मैंने उसको स्ट्रगल ज्यादा कराया, मैंने कहा तेरे पे मैंने 50 kg का बैग बांध दिया, अब तुम भागो। मुझे बताओ इजीली कौन भाग पाएगा? जिसके ऊपर जो वजन है वो कम बंधा हुआ है वो भाग पाएगा। आप देखिए, मैं अब लिथियम प्लस को बोलूंगा भागो और सीजियम प्लस को बोलूंगा भागो, क्या लिथियम प्लस एक्वस, एक्वस जब भागेगा तो इतने सारे लोगों को साथ में लेके भागना पड़ेगा, इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल जो उसके साथ चिपक गए हैं उन सबको एक साथ लेके भागेगा। जबकि सीजियम पॉजिटिव जब भी भागेगा तो कम वाटर मॉलिक्यूल को लेकर भागेगा। तो क्या ये इजीली भाग पाएगा? सर ये आप भागने की बातें क्यों कर रहे हो? इस वर्ड को हम बोलते हैं आयोनिक मोबिलिटी। क्या वर्ड बोलते हैं? आयोनिक मोबिलिटी, यानी कि पानी में आयन मूव करेगा तो इसकी मोबिलिटी कम है और इसकी मोबिलिटी क्या होगी? ज्यादा, ये जल्दी से मूव कर जाएगा। सर आप इनको भगा क्यों रहे हो? क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करना चाह रहा हूं। क्या अगर वो जल्दी से मूव करेगा, आसानी से मूव कर जाएगा तो जल्दी जल्दी कंडक्शन करेगा। पानी के ग्लास में मैंने नमक डाला या जो भी ये सारे सॉल्ट्स डाल दिए, और क्या वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होता है? यस, करंट आता है हमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होगा तो ज्यादा कंडक्टिव कब होगा? बताओ। LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl सबको पानी में अलग अलग डाला, इसमें इन सभी का हाइड्रेशन हो गया। क्या सीजियम पॉजिटिव जल्दी जल्दी भाग जाएगा? तो बताओ, क्या इसका मोबिलिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे कंपेयर करते हैं? कैन यू आंसर? बताओ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे कंपेयर करेंगे? हाइड्रेटेड साइज कंपेयर करना पड़ेगा, हाइड्रेटेड साइज डिक्रीज होगा, ओवरऑल आयनिक मोबिलिटी कंपेयर करनी पड़ेगी। आयनिक मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, जितना मूवमेंट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। हाँ बोलो। है हाइड्रेटेड साइज, मैंने कहा ना, वो तुमने तो कहा था 5 किलो वाला बच्चा जल्दी भागेगा। देखो इस वाले बच्चे पे मैंने जो वेट लगाया है वो कम लगाया है तो जल्दी जल्दी भागेगा नहीं। इस पे मैंने इतने सारे उसको बांध दिया वेट को और बोलूंगा भागा, भाग ही नहीं पाएगा क्योंकि इतने सारे लोगों को लेके कैसे भागेगा ये? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन आपके सामने है, कंपेयर द हाइड्रेटेड साइज। ऑफ कोर्स जिसका हाइड्रेशन ज्यादा, खूब सारा पानी अट्रैक्ट हो गया तो हाइड्रेटेड साइज ज्यादा। हाइड्रेशन इधर से इधर जा रहे हैं, हाइड्रेशन जो है वो हाइड्रेशन घट रहा है तो हाइड्रेटेड साइज भी घट जाएगा। क्या आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन पांचों क्वेश्चन के हाइड्रेटेड साइज चेक करके बता सकते हो मुझे क्या सही आंसर आ रहा है? आंसर लिखे हुए हैं बाय चांस, बट क्या आंसर लिख के आप चेक करके बता सकते हो? गुरशब बता सकता है बेटा? ध्यान से देख कि ये ऑर्डर जो मैंने लिखे हैं क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। जस्टिफाइड है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं लग रहा मुझे तो मुझे थर्ड वाला समझा दे जल्दी से, थर्ड वाला। हाइड्रेशन एनर्जी की तो बात ही नहीं हो रही है, क्वेश्चन है हाइड्रेटेड साइज। अरे एनर्जी से उसका क्या रिलेशन? ऐसे वो जितना ज्यादा हाइड्रेशन उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाएंगे तो हाइड्रेटेड साइज बड़ा हो जाएगा। क्या वरदायनी, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्लियर है? यस सर, क्लियर। कोई डाउट? नो सर। चलें आगे।
अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब अभी तो डिस्कस करने की वैसे जरूरत है नहीं, पर कोई भी चीज की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैंने समझा रखी है। दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है। देखो अगर बेसिकली देखा जाए तो अगर मैं किसी कंटेनर में इस तरह के बीकर ले लूं और उस बीकर के अंदर कुछ इलेक्ट्रोड लगा दूं और बोलूं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करो, इसके एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जब ये स्टार्टिंग में कोरोना आया था, कोविड आया था, उन दिनों की बात है। मैं मतलब सब लोग स्टीमर की बात कर रहे थे कि वो स्टीम लेनी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। तो मैं भी एक मार्केट में गया था, तो मैं वहां से एक स्टीमर खरीद के लेकर आया। तो मैं उस दुकान पे था, तो मैंने कहा भाई चेक कर दो यार, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। बोला ये ठीक है भैया। उसने क्या किया, उसके पास बॉटल में पानी था, उसने स्टीमर, छोटा सा वो होता है, कुछ नहीं होता, तो पानी डाला और प्लग में लगाया तो बुलबुले बन गए, मतलब गर्म होने लगा। दिखाया उसने, देखो भैया देखो कितना तेज पानी गर्म हो गया और देखो स्टीम बनने लगी। मैंने कहा चलो बढ़िया है, ले चलता हूँ घर पे। मैं घर लेकर आ गया। अब जब मैं उस स्टीमर को घर लेकर आ गया तो मैंने कहा कि यार अपन अब शाम हो गई, अपन स्टीम करते हैं। तो शौक की बात है, तो मैंने क्या कहा कि यार पानी जो है वो, मैं गया और जो मेरा किचन में आरओ का जो वो लगा हुआ है कंटेनर, उसमें से पानी लिया और उसमें कंटेनर में भर दिया और मैंने प्लग में लगाया। तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि वो चला ही नहीं। बड़ी परेशानी हुई, वो उसमें चल ही नहीं रहा था। मैंने कहा यार ये तो अभी तो दुकान पे चेक करा था तब तो चल रहा था, और अभी ये क्यों नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आया। मेरे को क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे को लगा कुछ ना कुछ तो कोई तार वार उसमें से हिल गया दिखता है। तो अब थोड़ा सा मैंने क्या करा, उसको खोला और निकाला उसमें से अंदर पे क्या माहौल है। तो उसमें कुछ भी नहीं था, 2 वायर्स थे और 2 रॉड लटकी हुई थी आयरन की। और वो जो आयरन की रॉड्स थी, वो आयरन की रॉड्स सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, जैसे यहाँ पर है ना, बिल्कुल ऐसा का ऐसा था। ये हमने चार्ज से लगाना था और ये 2 आयरन की रॉड्स थी, इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी थी। मैंने कहा तो सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होनी चाहिए, ये क्यों नहीं हो रही है। मैंने कहा कोई वायर का तो इसमें सिस्टम नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा चीज हो गई। थोड़ा मतलब सोचने के बाद में मुझे एक डाउट आया। मैंने कहा यार कंडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कुछ तो लफड़ा है। अचानक क्लिक किया कि मैंने जो पानी काम में लिया था वो आरओ का पानी काम में लिया था, और उसमें मिनरल्स बहुत कम होते हैं, ना के बराबर मिनरल्स होते हैं। तो मैंने कहा इसमें सॉल्ट्स नहीं है और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। मैं तुरंत किचन में गया, एक जरा सी छोटी सी चुटकी नमक लेकर आया और मैंने पानी में बस यूं डाला, डालते ही खट से खट 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 उसके अंदर सर्किट पूरा हो गया, कंडक्शन चालू हो गया और बढ़िया पानी मस्त बॉईल होने लगा, क्योंकि सर्किट पूरा हो गया, हीटिंग चालू हो गई। तो दिस इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू से कि वो जो मैंने नमक डाला वो डिसॉल्व हो गया, कैटायन एनायन के अंदर कन्वर्ट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन स्टार्ट हो गया। तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात कर रहे हैं, वो ये जो हमने अभी बात करी कि ये जो ये वाली कंडीशन में जब सारे आयंस जो होते हैं ये पानी में जाते हैं, तो पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये बात तो क्लियर है। उसके बाद इनफैक्ट मैंने आरओ प्लांट वाले को भी बुलाया मेरे, और उसको बोला भाई इस आरओ के मिनरल्स को बढ़ा, नहीं तो हमारी बॉडी में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पानी में पानी है ही नहीं, आरओ में मिनरल्स ही नहीं है, तो मेरी तो बॉडी में मिनरल्स पहुंच ही नहीं रहे। तो फिर उसने उसका टीडीएस चेंज करा, थोड़े से उसमें मिनरल्स को इंक्रीज किया। तो ठीक है, अब हमारा जो प्लांट लगा हुआ है उसके अंदर वो फिल्टर ऐसा लगा हुआ है कि थोड़ा सा उसमें मिनरल्स आते हैं। अब इनफैक्ट अब मैं उस स्टीमर को डाल के उस पानी से भी चेक करूंगा, उस वाले पानी से, टैप वाटर से तो हो जाएगा, लेकिन उस पानी से भी चेक करूंगा तो भी कंडक्शन हो रहा है। इसका मतलब अब मिनरल्स ठीक ठाक है उसके अंदर। अब मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं कि ये जो चार्ज आया तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई ना, अगर वो चार्ज नहीं था तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही थी। वाटर कंडक्टिव नहीं होता प्योर स्टेट में। अगर उसमें जो हमारा टैप वाटर होता है उसमें दुनिया भर के सॉल्ट होते हैं, इसलिए वो हमको करंट लग जाता है। लेकिन अगर प्योर वाटर, आरओ वाटर ले लें, या जो डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है जिसको अपन डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, अगर वो ले लें, जो अपनी पैक्ड कंटेनर्स आते हैं ना, बिस्लरी की टाइप बॉटल जो आती हैं, ये तो मिनरलाइज्ड वाटर होता है, इसमें तो मिनरल्स होते हैं एडेड, तो ये तो कंडक्ट करेंगे। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इंजेक्शन वाला, उसके अंदर शायद आयंस नहीं होते, वो प्योर वाटर होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो जो वाटर है उसमें हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, चार्जेस होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो पहला फैक्टर मैंने समझा दिया, चार्ज। क्या चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा, यस या नो, बोलो मेरे बच्चा, समझ में आई या नहीं आई? यस सर।
दूसरा है दैट इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। सोचने की बात है कि अगर मैं उस कंटेनर में ज्यादा नमक डालूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ज्यादा होगी, चार्ज कैरियर ज्यादा है, और अगर मैंने उसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कम डाले तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कम होगा क्योंकि चार्ज कैरियर्स कम है। वैसे ही अगर मैंने NaCl डाला तो एक कैटायन और एक एनायन का रेशो वाला, मैंने 1:1 के रेशो में मैंने कैटायन एनायन डाल दिए। वही अगर मैंने 1 मोल Al2O3 डाल दिया या 1 मोल AlF3 डाल दिया तो नंबर ऑफ कैटायन एनायन उसमें ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ कैटायन एनायन ज्यादा है, इनफैक्ट एनायन ज्यादा है कैटायन के रिस्पेक्ट में, तो ऑफ कोर्स आयंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन रिलेटिवली क्या होगा, ज्यादा। तो पहला पार्ट है दैट इज चार्जेस, दूसरा है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। इन सबको कंपेयर करने के बाद में आता है आयोनिक मोबिलिटी, जो अभी हमने पढ़ी कि अगर चार्जेस सेम हो और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी सेम हो तब अपन उनकी स्पीड चेक करते हैं, जो कि हमने अभी पिछले पेज पे चेक करी आयोनिक मोबिलिटी की, भागेगा ज्यादा कौन। बात समझ में आ रही है? जैसे कि पहला एग्जांपल में हम समझेंगे तो NaF Na2O Na3N ऐसा है। अब Na इसमें एक है, इसमें 2 Na, इसमें 3 Na है। एक दूसरी बात, इस पे -1 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है, इसमें -3 चार्ज है। तो ऑफ कोर्स यहां पर आयंस भी ज्यादा हैं, चार्जेस भी ज्यादा हैं, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा ही होगी। नो नीड टू कंपेयर द वर्ड आयोनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी वर्ड कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आयोनिक मोबिलिटी इज द फैक्टर कंसीडर्ड ओनली व्हेन दीस फैक्टर्स आर ऑलमोस्ट सेम। अगर ये फैक्टर इफ लिख देता हूं, इफ ये ऑलमोस्ट सेम है, अगर ये ऑलमोस्ट सेम है तब जाकर ये फैक्टर को चेक करना है। अगर ये ऑलमोस्ट सेम है तो देखो जरा एग्जांपल आगे चलते हैं। NaF MgF2 AlF3 अगर देखा जाए तो इसमें एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन दो एनायन, एक कैटायन तीन एनायन। ऑफ कोर्स इसमें नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा है। दूसरा, इसमें चार्जेस भी ज्यादा है। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है और सोडियम पे +1 चार्ज है। यहां पर चार्ज ज्यादा, कैरियर्स भी ज्यादा, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा आ गई। बट LiCl NaCl KCl RbCl CHCl इन सभी की बात करेंगे तो कैटायंस का काउंट सेम, एनायन का काउंट सेम, चार्जेस +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1, चार्जेस भी सेम, यानी कि चार्जेस भी सेम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर भी सेम। अब जाकर हम आयनिक मोबिलिटी वाले फैक्टर पे चलेंगे, जो मैंने अभी आपको सिखाया कि LiCl से CHCl की तरफ चलते हैं तो इसका हाइड्रेशन कम ही होता है। आपको सिखाया ना, बड़ा साइज है तो हाइड्रेशन कम होगा। हाइड्रेशन कम होगा यानी कि थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल्स ने पकड़ रखे हैं तो जल्दी जल्दी भग जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, जल्दी जल्दी भग जाएगा। जल्दी जल्दी भगेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। जबकि LiCl के केस में क्या होगा? LiCl के केस में जब बहुत सारे पानी वो पकड़ के रख लेगा तो भागने में बड़ी तकलीफ आएगी। क्यों तकलीफ आएगी? क्यों? क्योंकि उस समय पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि, बड़ी सिंपल सी जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आयनिक मोबिलिटी कम होगी। अगर आयनिक मोबिलिटी कम है तो हाइड्रेशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होगी। तो कब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए आयनिक मोबिलिटी कंपेयर करनी, समझ में आ गया? यहां पर नहीं कंपेयर करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पहले हम चार्ज देखेंगे, फिर वो नहीं होगा तब जाके आयनिक मोबिलिटी वाले फैक्टर पे आएंगे। बोलिए मेरा बेटा, समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? Yes, sir, I am. गुरशब Yes, sir. समझ आता है। आ गई? ठीक है, ये कुछ टॉपिक है, एप्लीकेशन जो है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, पहले ये डेफिनेशन दे रखी, कल मैंने सिखाई थी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट इज द चार्ज ऑफ एनी एटम प्रोड्यूस्ड और थॉट टू बी प्रोड्यूस्ड when surrounding atoms attached to it are removed or thought to be removed considering their electronegativities। जैसे कि NaCl की ऑक्सीडेशन स्टेट, Na की और Cl की कितनी, +1 -1, HCl की +1 -1, CO2 की -2 -2 और +4। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कार्बन +4 आयन में बनाने वाला हूं। इसका मतलब ये है कि इमेजिन करो, थॉट टू बी प्रोड्यूस्ड, ऐसा सोचो कि अगर वो बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर करते हुए, तो ऑक्सीजन जब पूरा बाहर आ जाएगा, ऑक्सीजन पूरा बाहर आ जाएगा, कार्बन अलग हो जाएगा। तो ये जब ये वाले दो बॉन्ड टूटेंगे तो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाले दो बॉन्ड टूटेंगे तब इस वाले ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो कार्बन पे +4 चार्ज आ जाएगा। क्या बताओ, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है?
Yes, sir. लेकिन जब अपन ने Cl2, यहाँ नीचे Cl2 लिखा है, आपको दिख नहीं रहा है, इस जगह पर नीचे की तरफ Cl2 लिखा हुआ है, वो आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर Cl2 इधर से लिख देता हूं। बताओ Cl2 में अगर Cl Cl का बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्ट सेम है क्या? Yes, sir. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द चार्जेस? क्या इस पे कोई तोड़ने के बाद कोई चार्जेस आएंगे Minus one, maybe more. क्या? Minus one, minus one. क्या बोल रहा है? आवाज तेरी क्लियर ही नहीं आती है, वापस बोल। तो minus one आएगा, minus one. -1 आएगा, दोनों सेम स्पीशीज हैं, इस पे -1 आएगा तो इस पे +1 आएगा, क्यों आने देगा ये +1? तो minus one आएगा, minus one. Plus one ही बोला. अच्छा, इस पे भी -1 और इस पे भी -1, Yes, sir. चार्ज क्रिएट कर दो तुम। चार्ज क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब Cl टूटेगा तो दोनों 0 0 नहीं हो जाएंगे? होगा नहीं, sir. तो यहाँ पे, अरे भाई HCl में अगर इस पे +1 आता है तो इस पे -1 आता है ना, Yes, sir. तो अगर इस पे माइनस आएगा तो इस पे प्लस नहीं आ जाएगा? इस वाले पे आ जाएगा. आ जाएगा। तो हम लिख नहीं सकते ऐसा, क्यों? दोनों Cl सेम है, अलग अलग हैं? Same same है. और अगर दोनों Cl सेम है तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? Zero आ जाएगा. इस पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, 0 0। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है इसकी? Zero. 0। ये ध्यान रखना, एलिमेंटल फॉर्म की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, जैसे कि सोडियम प्योर 0। NaCl में सोडियम की पॉजिटिव है, वो अलग बात है। Na सोडियम मेटल है, सोडियम पीस मेरे हाथ में 0, कैल्शियम 0, हीलियम 0, Cl2, क्लोरीन 0, ऑक्सीजन 0, I2 0, कार्बन ग्रेफाइट 0, ओजोन 0, ओजोन में ऑक्सीजन की 0, कार्बन डायमंड है, चाहे कुछ भी ले लो, ये सब S8 है, P4 है, ये जितने भी सिस्टम है। चाहे हम इसके अंदर और एग्जांपल देखें, जैसे कि हम यहाँ पर N2 ले लें, हम यहाँ पर I2 लिख ही चुके हैं, O2 लिख ही चुके हैं, इन सभी के एग्जांपल्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलते हैं S ब्लॉक मेटल्स। S ब्लॉक मेटल्स के अंदर आपको पता है कि जब इन कंपाउंड्स की बात करते हैं, जब वो कंपाउंड बना लेते हैं, जब वो कंपाउंड बना लेते हैं, उस समय फर्स्ट ए की क्या +1 होती है Yes, sir. Yes, और sir. सेकेंड ए की +2 होती है। जैसे कि Li+, जैसे कि Na+, जैसे कि K+, जैसे कि Rb+, जैसे कि सीजियम+, वैसे ही इनकी +2 होती है। बेरिलियम +2, फिर उसके बाद में मेरे पास आ गया Mg+2, फिर आ गया कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2 और बेरियम +2। क्या इन सभी की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है? बोलो, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir. आ रही है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की कंपाउंड्स जब वो बनाएंगे तब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या फर्स्ट ए की +1, सेकेंड ए की +2। डन। आगे चलते हैं पी ब्लॉक। ये हो गया एस ब्लॉक, फिर आ गया पी ब्लॉक। पी ब्लॉक पर आते हैं। पी ब्लॉक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, रादर वी कैन से रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं। जैसे कि आपने अगर ध्यान दिया हो तो नाइट्रोजन जो होता है वो क्या अमोनिया भी बनाता है और नाइट्रोजन NO2 भी बनाता है। क्या मुझे इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा गुरशब्द? अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बता रहा हूँ. तो 3 हो गया, इसमें 3 हो गया. NH3 में NH3 में NC+3 होगी. +3 होगी और NO2 में NC+4 होगी. ये तो तूने सही बता दी, +4, मैंने मना नहीं किया। ये वापस से बता, NH3 में नाइट्रोजन की कितनी होगी? तो हाइड्रोजन की तो 3 होगी, तो +3 होगी. अरे यार, हाइड्रोजन की प्लस है तो नाइट्रोजन की प्लस कैसे होगी? तो -3 हो जाएगी. इसकी कितनी हो जाएगी? -3। तो तुम क्या देख रहे हो, मैं क्या कहना चाहता हूं?
जब अपन ने इन सब की बात करी तो इनकी फिक्स है +1 ही है, इन सब की फिक्स है, इनकी +2 ही है। लेकिन जैसे पी ब्लॉक का एक कंपाउंड मैंने लिखा, एलिमेंट लिखा नाइट्रोजन में, तो -3 भी है और +4 भी है। ऐसे खूब सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। ये समझ में आया या आ गया? क्या बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो बाकायदा हम एक फॉर्मूला यहां पर बोलते हैं, दैट इज नोन एज रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, विच इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -8 से लेकर ग्रुप नंबर, कहां से कहां तक होती है? ग्रुप नंबर -8 से लेकर ग्रुप नंबर तक। ग्रुप नंबर कौन से? जो कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर होते हैं। बोरोन फैमिली का होता है 3rd ए, वैसे ए बोले अपन उसको छोड़ो, अपन तो 3rd बोल रहे हैं। 3rd 4th 5th 6th 7th, ये ग्रुप नंबर्स होते हैं। तो ग्रुप नंबर्स -8 से लेकर ग्रुप नंबर तक एक फॉर्मूला मैंने दिया, ये बताने का कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स की रेंज कहां से कहां तक हो सकती है। जैसे बोरोन फैमिली ग्रुप नंबर 3rd है, तो क्या हो जाएगा 8, ग्रुप नंबर 3rd है तो 3rd -8, 3 - 8 इज -5, तो -5 से +3, -5 से +3। अब -5 क्यों नहीं लेते? कभी भी मैं क्लास में बताता हूं तो -5 नहीं बोलता। क्यों नहीं बोल सकता -5? क्योंकि बोरोन फैमिली के कोई भी मेंबर 5 बॉन्ड बनाता नहीं है। अगर वो 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, वो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ही ले सकते हैं और नीचे नहीं जा सकते। तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक हो गई, बोलो जल्दी से? -3 से +3। अब बाकी फैमिलीज में, तो यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ध्यान रखना। फॉर्मूले जो है वो आना चाहिए था इसके हिसाब से -5 से +3, और अब कितना आ रहा है? -3 से +5। आगे चलते हैं। कार्बन फैमिली सिंपल है, 4 नंबर है, तो 4 -8 से 4, तो देखो -4 से +4 आ गई। नाइट्रोजन फैमिली -3 से +5, क्योंकि यहां पे रखा मैंने 5, 5 - 8, 5 - 8 इज -3, तो -3 से +5, -3 से +5 आ गई। ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गई। डन। ऑक्सीजन फैमिली, जब अपन ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं तो ऑक्सीजन फैमिली 6 नंबर है, तो 6 - 8 इज -2 से लेकर 6 तक, तो -2 से +6 होती है ऑक्सीजन फैमिली। लेकिन ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन और हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्या ये दुनिया के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं? Yes. और अगर ये दुनिया के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये कोई +6 तक नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि इतने सारे लोग निकल आएंगे और इनसे इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वैसे फ्लोरीन भी इतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता। तो इसीलिए ये बात हमेशा के लिए याद रखनी है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 से +2 ही होती है, सारी पॉसिबल है। -2 से +2 तक बहुत सारी इवन बीच की फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती हैं, ठीक है? ये सब ऑक्सीजन के लिए पॉसिबल है। वैसे ही फ्लोरीन वाले फैमिली में -1 से +7 होगी, ग्रुप नंबर 7 -8, -1 से +7, बाकी सभी मेंबर्स की होती है, लेकिन फ्लोरीन की नहीं होती है। फ्लोरीन की सिर्फ -1, 0 और +1 होती है, जिसमें भी हम मान के चलो कि हमें जो लेकर चलनी है वो केवल और केवल कौन सी लेकर चलनी है? -1 एंड 0, ये दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर चलनी है। ये वाली तो बहुत रेयर है, ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत रेयर है। हमें मेनली ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट ही लेकर चलनी है फ्लोरीन की। बाकी सबकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट बता ही रहा हूं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की सबकी क्या होती है, कहां से कहां तक? -1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो दीज आर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जल्दी से मुझे फॉर्मूला फिर बताएगा गुरशब्द, बता दे जल्दी से, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने हटा दी वो स्क्रीन, बता दे रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला क्या होता है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में? ग्रुप का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ग्रुप नंबर -8 ग्रुप नंबर। ठीक है, तो बोरोन फैमिली की हो गई -3 से +3, कार्बन फैमिली की -4 से +4, नाइट्रोजन फैमिली की -3 से +5, यानी कि क्या -3 उसकी लोवेस्ट हो गई और +5 उसकी हाईएस्ट हो गई। तो क्या अपन इस बात को अगले पेज पर लिखेंगे
कि अगर मैंने बोरोन फैमिली की बात करी तो बोरोन फैमिली की लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां हम लिखेंगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों अपन लिखते चलते हैं, ये दोनों लिखते चलते हैं, बताते जाइएगा कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आने वाली है। मैं यहां पर बताते जाना। मैंने यहां पे बोरोन फैमिली की बात करी, बताओ बोरोन फैमिली के मेंबर्स की लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी और हाईएस्ट कितनी? +3। बताइए सेकेंड नंबर कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली की लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन फैमिली में कौन कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोलो, SnPb, इन सब की बात करेंगे तो क्या ये -4 इसकी लोएस्ट और +4 इसकी हाईएस्ट। थर्ड नंबर गुर शब्द, जल्दी से बता दे मुझे, नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली की लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है और हाईएस्ट कितनी है? +5। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह से अगर अपन फोर्थ नंबर ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे, ऑक्सीजन फैमिली एक्सेप्ट कौन? एक्सेप्ट ऑक्सीजन, तो बताओ लोएस्ट और हाईएस्ट कौन सी है? लोएस्ट कौन सी है और हाईएस्ट कौन सी है? +6। इसी तरह से फिफ्थ नंबर अगर अपन हेलोजन फैमिली की बात करेंगे, हेलोजन फैमिली, तो हेलोजन फैमिली में एक्सेप्ट कौन ले लें अपन? फ्लोरीन। बताइए लोएस्ट कौन सी है? -1 और हाईएस्ट? आप है ना इस बात को अगर सीख गए हो, मैंने आज आपको ये बात समझा दी है, तो एक बात क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि ये जो चीज आपने करी है ये मैं आपको ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा। अगर ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया तो ये टॉपिक आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आगे जाके जब भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस करोगे तो मैं बोलूंगा कि भाई अमोनिया में नाइट्रोजन -3 में है, क्या वो और नीचे जा सकता है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली में लोएस्ट पॉसिबल कितनी है? -3। इसी तरह से मैंने मान लो HCl कहा, तो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो क्या बताओ वो और नीचे जा सकता है? क्या वो -1 लोएस्ट में है और नीचे नहीं जा सकता? हाँ या ना? मेरे पास HClO4 है, HClO4 में क्लोरीन +7 में है, क्लोरीन किस में है? +7 में। क्या वो और ऊपर जा सकता है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या मेरे पास H2SO4 है, H2SO4 में सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या वो और ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है? लोएस्ट और हाईएस्ट बहुत जरूरी है पता होना, नहीं तो आप गलती करोगे। अभी अपन थोड़ा सा लीक से अलग हट गए हैं, अभी अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आ रहे थे, ये प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? हम ये बताना चाह रहे हैं कि यही ऑक्सीडेशन स्टेट नेचर में एग्जिस्ट करती है। अब इनको प्रूव करेंगे यूजिंग लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। वैसे डी ब्लॉक नीचे लिखा है, उसकी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है लेकिन इसका फॉर्मूला है। डी ब्लॉक की भी वेरिएबल है लेकिन कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। जब डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ते हैं 12th क्लास में तब थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, अदरवाइज उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। क्लोरीन की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या एग्जांपल होगा? F2B2। ओह यस सर। आगे चलते हैं। अगली चीज है स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड ऑन डेल्टा एच नेट। ये मैंने आपको आज क्लास में आते ही पढ़ा दिया कि क्यों Na+1 पे गाड़ी रोकता है, Na+2 नहीं बनाता। बताओ Na+2 क्यों नहीं बनाता? क्योंकि होने वाले खर्चे और होने वाले फायदे में से फायदा ज्यादा होना चाहिए। अगर आपने इसका +2 बना डाला तो इतना खर्चा कर दोगे कि लैटिस एनर्जी कंपनसेट नहीं कर पाएगी। तो क्या लैटिस एनर्जी हीरो है क्या? क्या लैटिस एनर्जी ही ये जस्टिफाई करती है कि कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? केवल और केवल आयनाइजेशन एनर्जी को देखकर या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को देखकर आंसर नहीं करना है।
आंसर किसके बेसिस पर करना है? टोटल के बेसिस पर, जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी तीनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. ठीक है, इसका एग्जाम्पल, अब वही मैं कह रहा हूं ना, पी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रूव करने के लिए मुझे अगला टॉपिक पढ़ाना है, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट वी विल डील इन नेक्स्ट क्लास। क्या यहां तक जो समझाया समझ में आ गया क्या? Yes, sir. ओके, ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। No, sir. बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी चीजें आज क्लास में पढ़ाई, क्या सभी को समझ में आ गई? Yes. नोट्स अभी दे दूंगा, रिवाइज करना आपका काम है, रिवाइज नहीं करोगे तो कल यहां से समझना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir.